दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी जो कि जब से वजूद में आई है तब से बहुत से क्रिटिसिज्म और बाइकॉट्स का शिकार रही। आखिर क्या वजह है कि लोग इसको दुनिया का खून चूसने वाली कंपनी भी कहते हैं और कुछ लोग तो इसको दुनिया की तबाही करार देते हैं। नेस्ले की बुनियाद 1866 में रखी गई। शुरुआत में ये कंपनी बस बेबी सीरियल बेचती थी और फिर तेजी से दूसरी प्रोडक्ट्स भी बेचने लग गई, जैसा कि चॉकलेट से लेकर दही और फ्रोजन फूड्स वगैरह तक। 80s में ये दुनिया की पहली कंडेंस्ड मिल्क बनाने वाली कंपनी थी। इसका फाउंडर हेनरी नेस्ले था, जिसकी एजुकेशन केमिस्ट्री में थी। हेनरी नेस्ले ने सीमेंट से लेकर फूड तक हर चीज पर तजर्बा किया और आखिरकार 1867 में उसने दूध, चीनी और गंदम के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा न्यूट्रिशन दूध पाउडर बनाया जिसका नाम उसने फेराइन लैक्टी रखा, जो कि इतना ग़िज़ाइयत से भरपूर था जिससे एक बच्चे की जान बच सकती थी। जो किसी वजह से माँ का दूध नहीं पी पाते थे या उसकी माँ उसको अपना दूध नहीं पिला पाती थी, या ऐसा बच्चा जो अपने वक्त से पहले पैदा हो गया और अपनी माँ का दूध बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इस फार्मूले की इस्तेमाल की वजह से उस बच्चे की जान बच सकती थी। और वाकई ही ये बहुत ही जबरदस्त और इम्प्रेसिव चीज थी जो हेनरी नेस्ले ने तैयार की थी। पहली कंट्रोवर्सी और बाइकॉट 70s में सामने आने लगे, जिसको दी लैक्टी स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। इसकी मार्केट सिर्फ 1% थी, तो नेस्ले अब ये चाहता था कि उसका प्रोडक्ट हर बच्चे तक पहुंचे ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। शुरू में इस फार्मूले को काफी सक्सेस मिली, लेकिन लालच जितना बुरा होता है उतना ताकतवर भी होता है। तो इस वजह से हेनरी अब अपने असल मकसद से हटना शुरू हो गया। अब नेस्ले के पास बस एक बड़ा मसला था, लैक्टी की कंपेटिटिव ब्रेस्ट फीडिंग थी, जिसको अब नेस्ले टारगेट करने लगा था। नेस्ले डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को बड़ा कमीशन देने लगा ताकि वो आगे उनके प्रोडक्ट्स को रिकमेंड कर सके और प्रमोट करे, और नेस्ले एक बहुत बड़ी गेम करने लगा। उसने एशिया और अफ्रीका में सेल्स वीमेन हायर की, जिनको नर्सेस का यूनिफॉर्म पहनाया गया और हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया, जिनके पास नेस्ले पाउडर्स के कुछ सैंपल्स भी होते थे। उन्होंने हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स में जाना शुरू कर दिया और औरतों को मुफ्त मशवरा और मुफ्त सैंपल देना शुरू कर दिया। और उस पाउडर की वजह से औरतों ने नेचुरली मिल्क प्रोड्यूस करना कम कर दिया, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाती और डॉक्टर्स उन्हें नेस्ले बेबी पाउडर का मशवरा देते, और इस तरह वो सब नेस्ले बेबी पाउडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता मेडिकल प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के मशवरे की वजह से बड़े पैमाने पर औरतें अपने बच्चों को नेस्ले पाउडर देने लग गई। उन्होंने ये भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि पाउडर नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग से भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन किसी भी ऐसे डॉक्टर से पूछा जाए जो नेस्ले या किसी दूसरी कंपनी से कमीशन नहीं लेता था, तो वो आपको बताएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग से बेहतर कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नमूनिया, इन्फेक्शन और मेल न्यूट्रिशन से बच्चों को बचाता है। लेकिन एशिया और अफ्रीका में कुछ ऐसा हुआ जो कि नेस्ले पाउडर को दी बेबी किलर के नाम से जाना जाने लगा। वो इसलिए कि वहाँ पर साफ पानी मौजूद नहीं था। वो लोग डॉक्टर्स के मशवरे पर बेबी पाउडर तो लेने लग गए, लेकिन उन फार्मूला की रेसिपी वो उसी पानी से बनाते थे जो उनके पास मुयस्सर था। ना तो वो उस पानी को बॉयल करते थे और ना ही उनके पास साफ पानी मुयस्सर था। तो इस वजह से बच्चों की काफी तादाद मरने लग गई और काफी बच्चों में मेल न्यूट्रिशन और दीगर बीमारियां जो कि नेस्ले की वजह से थी वो बढ़ने लग गई। और नेस्ले ने ऐसी एडवर्टीजमेंट चलाई जिसमें माँ के दूध को इस पाउडर पर तरजीह दी गई, जिसकी वजह से नेस्ले की पर मैनेजमेंट को यूएस की सेनेट अदालत में लाया गया। तो नेस्ले ने इस बात पर इनकार कर दिया कि उन्होंने डॉक्टर्स को मुनाफा दिया और ना नर्सेज हायर की, और ये कहा कि हमें इस बात से गर्ज नहीं है कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि हमने साफ साफ डब्बे के पीछे इसको बनाने का फार्मूला लिख रखा है। अगर वो नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ सकते तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं और ना ये हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन 1981 में ये नेस्ले की प्रॉब्लम बन गई थी और लोगों ने नेस्ले को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये एक इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग पास किया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी कंपनी नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग को क्रिटिसाइज नहीं करेगी और ना ही अपने प्रोडक्ट को नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा कहेगी। इन प्रोडक्ट्स को किसी नेचुरल फूड के अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन किसी भी नेचुरल चीज को गलत कहना और मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को उनसे बेहतर कहना, इस पर पाबंदी लगा दी गई। फिर नेस्ले ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को तब्दील कर दिया और काफी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को फंड किया ताकि वो इन सब प्रोपेगेंडा से नेस्ले को निकाल सके, और एक कैंपेन चलाई जिसका नाम सुपर बेबीज रखा गया। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग को बेहतर करार दिया गया, लेकिन ये एड्स इनडायरेक्टली नेस्ले के ही पाउडर को प्रमोट करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता ये फार्मूला तरक्की करने लगा। लेकिन बदकिस्मती से वर्ल्ड वार 2 के दौरान नेस्ले ने अपना पहला लॉस देखा। वर्ल्ड वार 2 में नेस्ले का मुनाफा $20 मिलियन से कम होकर $6 मिलियन तक जा पहुंचा, और फिर जंग के दौरान नेस्ले ने एक नई प्रोडक्ट मुतारिफ करवाई जो नेस्कैफे कॉफी थी, जो कि अमेरिकन
अमेरिकन फौज के लिए एक अहम ड्रिंक बन गई थी। ये कॉफी मिलिट्री और आर्मी को एक्टिव रहने में मदद देती थी और वर्ल्ड वार 2 के दौरान इस ड्रिंक ने नेस्ले को अच्छा मुनाफा दिया और इस तरीके से नेस्ले ने वर्ल्ड वार 2 का बहुत फायदा उठाया। वर्ल्ड वार 2 के बाद नेस्ले सही मानों में उड़ान भरना चाहती थी। नेस्ले को पता था कि अगर वो कोई और प्रोडक्ट्स तैयार करेगी तो उसे जीरो से तरक्की करना पड़ेगी, इसलिए नेस्ले ने पहले ही मशहूर कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। नेस्ले ने मैगी, क्रॉस एंड ब्लैकवेल, फिंडस, लिबीज और स्टफर्स जैसे बहुत सी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया और नेस्ले ये काम बहुत तेजी से करने लग गई। यहाँ तक कि उन्होंने कैंडी की एक बहुत बड़ी कंपनी राउंडट्री खरीदी जिसके जरिए किट कैट और स्मार्टीज बनाई गई। अब नेस्ले की नजर वर्ल्ड वाइड दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर थी। नेस्ले ने 1990 से 2000 तक एस्पेलरगानो, पाइलर्स पेट फूड्स, आइसक्रीम्स, ड्रायर्स और यहाँ तक के शेफ्स अमेरिका हॉट पॉकेट्स और हर्शीज तक जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पर बोलियां लगाई, लेकिन डील्स कामयाब ना हो सकी। फिर 2010 के बाद उन्होंने यहाँ तक के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, डर्माटोलॉजी रिसर्च सेंटर्स एंड ग्लोबल कोलिटिशियन ऑन एजिंग में शिरकत कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने स्टारबक्स से भी एक मुआहिदा किया और उसके साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी से मुआहिदा करते चले गए। अब नेस्ले फूड से लेकर फार्मा तक फैल चुकी थी और नेस्ले की दौलत में इजाफा होता चला गया और कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता था कि ये कंपनी कितना मुनाफा कमाती है, लेकिन एक रिसर्च से साबित हुआ कि नेस्ले हर $1 पर 25 सेंट मुनाफा कमाती है और नेस्ले कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता नेस्ले ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थी और इतना प्रॉफिट कमाने लग गई थी कि बाइकआउट्स और क्रिटिसिज्म भी इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। फिर 2006 में फॉर्च्यून ने रिपोर्ट किया कि 2 मिलियन से ज्यादा अफ्रीकन बच्चों से जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा थकाने वाला काम करवाया जाता है कोकोआ की कटाई के लिए और इन सब के पीछे नेस्ले, मार्स और हर्शीज के हाथ हैं। इस बात पर नेस्ले ने अपनी ही वेबसाइट पर बताया कि हमारा कसूर नहीं है, कि हमारी कंपनीज ऐसी जगह पर वाक़या हैं जहां पर बहुत से गरीब लोग रहते हैं और बच्चे अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए आते हैं और चाइल्ड लेबर की हमें जैसे ही खबर होती है तो हम जरूर एक्शन लेते हैं। लेकिन 2010 में एक डॉक्यूमेंट्री डार्क साइड ऑफ चॉकलेट में दिखाया गया कि कोकोआ की कटाई के लिए न सिर्फ चाइल्ड लेबर बल्कि गुलामों की खरीदो फरोख्त भी की जाती है और बच्चों को गुलाम बनाकर कोकोआ की कटाई करवाई जाती है। इस काम के लिए सिर्फ नेस्ले नहीं और भी बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन नेस्ले इन्हीं सब में सबसे टॉप पर आती है। नेस्ले अपनी कंपनी का सबसे ज्यादा कोकोआ अफ्रीका से लेती है जहां पर उनको बहुत ही सस्ते में कोकोआ मिल जाता है और उसकी कटाई के लिए उनके पास चाइल्ड लेबर और गुलाम मौजूद हैं। इस वजह से अफ्रीका में बहुत से बच्चों को अगवा किया गया और उनको स्मगल करवाया गया ऐसी कंपनीज में जहां पर कोकोआ तैयार होता है। ऐसी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट में सामने आई जहां पर बहुत से बच्चे स्मगल किए गए और एक 12 साल की बच्ची ने बताया कि मुझे 72 घंटे का सफर करके ट्रेन के थ्रू यहाँ पर लाया गया है, जिस पर कोकोआ के बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक ने कहा कि कोकोआ की प्लांटेशन में कोई एक भी बच्चा एज ए चाइल्ड लेबर काम नहीं करता और जितनी भी वीडियो सामने आई हैं वो सब झूठ हैं और अफ्रीका की पुलिस और मैनेजमेंट को इस सब की खबर थी और इन बड़ी कंपनी से कमीशन लेकर वो अपने आंखें बंद रखती थी, क्योंकि अफ्रीका के एक ऑफिसर ने इस बात से फौरन इनकार कर दिया ये कहकर कि वो बच्ची ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। दी फूड ब्लंडर्स। सितंबर 2008 में चाइना में 53,000 बच्चे नेस्ले के बेबी रेटेड फार्मूला से बीमार हो गए और बहुत से बच्चे किडनी डैमेज से मर गए और 3 लाख से ज्यादा बच्चों को सवेयर किडनी स्टोन्स हो गए। और फिर नेस्ले के बहुत से प्रोडक्ट्स में कॉकरोचेस और बहुत से इंसेक्ट निकलना शुरू हो गए, जिसमें नेस्ले जूसेस से लेकर नेस्ले सीरिलैक तक शामिल थे और यहाँ तक कि उसके अंदर रबर पीसीस भी निकलना शुरू हो गए। और ये सब कुछ नेस्ले की एक फैक्ट्री से नहीं बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा। और 2015 में नेस्ले के प्रोडक्ट्स को चेक किया गया तो पता लगा कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स में लीड और एमएसजी की मिकदार कानून की बताई हुई मिकदार से काफी ज्यादा है और उन्होंने अपनी कुछ पैकेजिंग के ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि ये एमएसजी फ्री है। नेस्ले वाटर स्टीलिंग। और जब नेस्ले ने प्योर वाटर लॉन्च किया तब उनके पास इतने चश्मे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने 2000 में वर्ल्ड वाटर फोरम में पानी को यूनिवर्सल राइट के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ एप्लीकेशन दी। नेस्ले और दूसरी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन ये केस जीत गई और वाटर की क्लासिफिकेशन को राइट से नीड कर दिया गया, यानी कि पानी बुनियादी हक नहीं बल्कि बुनियादी जरूरत है। और नेस्ले ने जो केस जीता था खुद ही अपने केस के अगेंस्ट मार्केटिंग करने लगा। नेस्ले ने खुद ये कहकर पानी बेचना शुरू कर दिया कि पानी इंसान का बुनियादी
बुनियादी हक है, जरूरत नहीं। और नेस्ले जैसे कंपनीज गरीब ममालिक से पानी लेने लग गई और अमीर कंट्रीज में इसको बेचने लग गई। और सवाल यही नहीं है कि नेस्ले अपने प्लांट्स के थ्रू पानी को प्योरीफाई करती हैं, सवाल ये है कि नेस्ले पहले गरीब ममालिक के पानी चोरी करती हैं और फिर इसको अमीर ममालिक में बेचती हैं। हालांकि लोग अपने घर का पानी प्योरीफाई करवा सकते हैं या प्योरीफाई प्लांट से पानी चेंज करवा सकते हैं। नेस्ले अब पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहा है और पानी को इस्तेमाल करके बहुत से इलाकों को नाकाबिले रिहाइश बना रहा है, क्योंकि वहाँ के रिहायशियों के लिए बड़ी मिकदार में पानी की कमी हो रही है। नेस्ले का पानी पर कब्जा पहले ही पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर बहुत बुरा असर पैदा कर चुका है और इस तरह बहुत से अनडेवलप्ड कंट्रीज का पानी चोरी करके नेस्ले अमीर मुल्कों और अमीर लोगों को बेच रहा है। और वहाँ पर अब बस गंदा पानी और कीचड़ वाला पानी है, जिसकी वजह से मकामी शहरियों के बच्चे बेहद बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। द काउंसिल ऑफ कैनेडियंस वेलिंगटन वाटर वॉचर्स ने नेस्ले के खिलाफ कंप्लेन की कि नेस्ले ने ऐसी एडवर्टीजमेंट की है जो कोड ऑफ एडवर्टाइजिंग के स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है, जिसमें था कि मोस्ट वाटर बोटल्स अवॉइड लैंडफिल साइट्स एंड आर रिसाइकल्ड। बोटल्ड वाटर इज द मोस्ट एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। नेस्ले प्योर लाइफ इज हेल्दी इको फ्रेंडली चॉइस। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में रोजाना 60 मिलियन बोतलों को जाया किया जाता है और जलाया जाता है। तो ये किस तरह का एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रोडक्ट है। और इस तरह जिन इलाकों से नेस्ले पानी चोरी कर रहा है, वहाँ के इलाकों में बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और वहाँ पर बीमारियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं और बहुत सी गलत एडवर्टीजमेंट करके लोगों को बोतल वाटर लेने पर मजबूर किया जा रहा है। ये वो कंपनी थी जिसने 150 साल पहले एक बहुत अच्छे मकसद के लिए एक प्रोडक्ट बनाना शुरू की थी और फिर लालच में आकर ये एक बेहद खतरनाक माफिया के तौर पर काम कर रही है, जिसमें पानी चोरी से लेकर बच्चों की स्मगलिंग और यहाँ तक के बहुत से बच्चे नेस्ले के प्रोडक्ट्स की वजह से मर चुके हैं। इसी वजह से कोई भी किसी भी किस्म का जब भी हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो हमें चाहिए कि हम खुद उसके ऊपर रिसर्च कर लें। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो बेहतर है कि किसी रिसर्चर से या किसी पढ़े लिखे आदमी से उसके बारे में अच्छे तरीके से राय ले लें। हमें चाहिए खुद इन चीजों को डीपली एनालिसिस करें और इसके ऊपर एक्शन लें, इंडिविजुअली लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, ताकि हम अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकें और उन तक ट्रू मैसेजेस पहुंचा सकें। थैंक यू।